hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing fine. My name is Satya and you are watching Infinite Minds Mission Shiksha Sikho Bado Jeeto with us. And welcome to the next lecture of our English class 10th. Today we are doing our next poem which is Amanda. Yes, आज हम अमेंडा पोम कर रहे हैं फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, तो आज की जो ये हम पोम कर रहे हैं ये बेसिकली एक लड़की के ऊपर है जो ड्रीम कर रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है लाइक प्रिंसेस, रेपेंजल एंड मरमेड. बिकॉज उसकी पेरेंट्स जो है उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना. उसको हमेशा जो है डांटते रहते हैं, स्कोल्ड करते रहते हैं. इसीलिए वो लड़की खुद को एक अपने आप को मरमेड समझती है, कभी रेपेंजल समझती है. हम इस चीज़ में देखेंगे. इस पोम का बहुत अच्छा मैसेज भी है, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे. तो आज हम इसके अंदर देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, मैसेज ऑफ द पोम, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव है उससे हम समझेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पोएटिक डिवाइसेस. यस, आज मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो एवरीवन, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इस पोम की कुछ डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है पूरी पोम की कि इस पोम में हम पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है, ओवरव्यू इट मीन्स दिया हुआ है, तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, ये सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं इसकी एक एक लाइन आपको ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगी. ठीक है, चलिए. The poem Amanda revolves around a little girl named Amanda, who is continuously instructed by her mother about her behavior, habits, and responsibilities. Her mother keeps correcting her for biting nails, slouching, not finishing homework, and eating chocolates. As Amanda listens silently, she escapes into her imagination. She imagines herself as a mermaid, an orphan, and Rapunzel, each symbolizing freedom, peace, and isolation from constant control. These fantasies reflect Amanda's deep desire to live a calm and independent life. The poem conveys that excessive nagging can suppress a child's emotion, making them feel frustrated and unheard. Robin Klein emphasizes the need for parents to balance discipline and with emotional understanding. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे उसकी मदर, अमांडा की मदर, उसको कितना स्कोल्ड करती है, उसको कितना डांटती रहती है कि अमांडा तूने ऐसे नहीं करना, तूने वैसे नहीं करना. उसकी इसी चीज़ों की वजह से एक चाइल्ड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है हम वो भी देख सकते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही चली जाती है. उसको रियल वर्ल्ड एकदम जो है बेकार लगने लग पड़ता है एंड शी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन. वो अपनी मम्मा की बातें चुपचाप सुन लेती थी बट वो अपनी इमेजिनेशन में ही खोई रहती थी. ठीक है, शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मरमेड एंड ऑर्फन पेंसिल. वो अपने आप को मरमेड मतलब जल परी समझती थी. ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्चे जो होते हैं वो समझती थी. और वो रुपेंसिल यहाँ पे पीछे इसकी फोटो में बनी होगी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, वो अपने आप को ये भी समझती थी. ठीक है, अब इसमें जो भी चीज़ ये समझ रही है अपने आप को वो सिंबलाइज कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है. फ्रीडम सिंबलाइज कर रहा है, पीस सिंबलाइज कर रहा है और आइसोलेशन सिंबलाइज कर रहा है फ्रॉम कांस्टेंट कंट्रोल. ठीक है, ये जो फैंटेसीज है मतलब ये जो स्टोरीज है ये अमांडा के डीप डिजायर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है टू लिव अ काम एंड इंडिपेंडेंट लाइफ. ये स्टोरीज जो वो सोच रही है उसमें ये कैसे फील कर रही है, बिल्कुल शांत और इंडिपेंडेंटली. ठीक है, the poem conveys that excessive nagging can suppress a child's emotion, making them feel frustrated and unheard. सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एक्सेसिव नागिंग कैसे एक चाइल्ड के ऊपर जो है इम्पैक्ट डाल सकती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेसिव नागिंग मतलब हर चीज़ पर टोकते रहना, डांटते रहना. वो एक चाइल्ड को इमोशनली हर्ट कर सकती है, उसको फ्रस्ट्रेट फील करवा सकती है और अनहर्ड फील करा सकती है. ठीक है, रॉबिन क्लेन. अब यहाँ पे जो रॉबिन क्लेन है ही इज द पोएट ऑफ दिस पोम. ठीक है, वो कहती हैं रॉबिन क्लेन एम्फसाइजेस द नीड फॉर पेरेंट्स टू बैलेंस
डिसिप्लिन विथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बीच जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। बैलेंस कैसे? हाँ, मानते हैं कि बच्चों को डांटना छोटी छोटी बातों पे सही भी है कई रीज़न से, कि बच्चे बिगड़े नहीं, बट ये नहीं कि उसको हर एक एक छोटी छोटी बात पर डांटते ही रहना कॉन्टिन्यूसली। तो वो कहता है कि डिसिप्लिन के बीच में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है, चल, जिसकी वजह से जैसे अमांडा यहाँ पर अपने आप को ऑर्फन मान रही है, वो बच्चा अपने आप को ऐसा ना माने। ठीक है, हम यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा जो स्लाइड है ये समझ आ गई होगी। एक इम्पॉर्टेंट नोट, इन सब ये जितनी भी स्लाइड है यहाँ पर आपको दिख रही हैं, और पहले भी जितने भी लेक्चर्स की स्लाइड हैं, ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है हमारा इन्फिनाइट माइंड्स 2K26, वहाँ पर जो है सभी हम ये चीज़ डाल देते होते हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। येस माय लवली स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू दिस स्लाइड। यहाँ पर मैंने अब पूरी जितनी भी हमारे इस बुक में पोम लिखी हुई है मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, stop that slouching and sit up straight, Amanda. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब हम इतनी हमने लाइंस पढ़ ली, मतलब हमने जो ये पोम है इसकी इतनी सारी लाइंस पढ़ ली है ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ईच एंड एवरी लाइन में उसकी मदर उसको क्या कर रही है, डांट रही है, नैग कर रही है ना, उसको हर छोटी छोटी बातों पे। फर्स्ट में वो क्या बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। ठीक है, डोंट स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अपने आप को सीधा बैठो। ठीक है, स्लॉच मत करो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? मैंने तुम्हें कहा था कि जूते साफ कर लेना, तुमने वो साफ किए? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ये चॉकलेट्स मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने फेस पे जो एक्नेस है उसको रिमेंबर करो, चॉकलेट्स मत खाओ, क्योंकि आप सभी को पता है मीठा खाने से जो है पिंपल्स निकलते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? अब हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? और रिमेंबर दैट हमने प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी हमने उसमें क्या कहा था कि अमांडा अपने मम्मी की बातें चुपचाप सुनती रहती है, बट वो इमेजिनेशन में ही खोई रहती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी मम्मी जब ये चीज़ बोल रही है तब भी अमांडा अपने आप को इमेजिन कर रही है एज अ रुपेंजिल या एज एन ऑर्फन या एज अ मरमेड। ठीक है, स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मार्क है ये अमांडा को गुस्से से, अमांडा ऐसे करके बोल रहा है। ठीक है, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. तुम हमेशा मूडी रहती हो, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सब सोचते रहेंगे मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, Amanda. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर बढ़ते हैं, उससे आपको ये पूरी पोम की एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगी। बहुत ईजी पोम है ये। चलिए बढ़ते हैं। अब द स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम अमांडा। हाँ जी, तो ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर, हम अब इसको कर लेते हैं। द पोम प्रेजेंट्स अमांडा एज अ यंग गर्ल subjected to her mother's constant directives. She is told what to do and what not to do. उसकी मम्मी
उसको बताती हैं कि क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुम्हें करना नहीं चाहिए। इस पोम में हम ये देखते हैं। और अमांडा क्या है, यहाँ पर एक यंग गर्ल है, छोटी बच्ची है। अमांडा copes by retreating into her own imaginative world. The poem brings out a contrast between Amanda's real life and her dream life. It questions parenting style and highlighting a child's need for personal space. बहुत important लाइन यहाँ पर आ रही है। The poem brings out a contrast between Amanda's real life and her dream life. यहाँ पर जो पोम है कॉन्ट्रास्ट में आ रही है अमांडा की रियल लाइफ एंड इमेजिनेटिव लाइफ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ इस पोम में जो है क्या हो रहा है, क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है इसमें, तो आप लिखोगे कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर रियल लाइफ एंड हर इमेजिनेटिव लाइफ। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, इट क्वेश्चंस पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड हाईलाइट्स अ चाइल्ड्स फॉर अ नीड फॉर पर्सनल स्पेस। ये क्वेश्चन उठा रहा है पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर कि क्या ऐसे पेरेंटिंग करनी चाहिए और बच्चे को अपनी भी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है ये एज योर क्लास 10th पर्सपेक्टिव, और अगर हम रियल लाइफ में भी पर्सपेक्टिव देखें तो ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जाया करती है। Amanda's mother begins by instructing her not to bite her nails and to sit properly. ऐसे हम देख चुके हैं अभी कि अमांडा जैसी हमारी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे आया होता है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी मदर सबसे पहले डांटती हुई पोम में उसको डांटती हुई कह रही है कि अपने नेल्स को मत बाइट करो, नाखूनों को मत खाओ। She tells Amanda to stop searching. This constant correction makes Amanda unhappy. ये जो constant correction करी है उसकी मम्मा ने, उसको अमांडा को उन्होंने अनहैप्पी फील करवाया है। In response, Amanda imagined herself as a mermaid. अब शुरुआती में अमांडा अपने आप को मरमेड जो है समझने लग पड़ती है किसकी रिस्पॉन्स में, जब उसकी मम्मी उसको कॉन्स्टेंट करेक्शन करती देती है। She dreams of drifting blissfully in a turbulent emerald sea. अब यहाँ पर वो अपने आप को ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब कि बहुत खुश सुंदरता से ड्रिफ्ट करती हुई कहाँ दिख रही है, कौन से सी में, टर्कुलेंट एमरल्ड सी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि कौन से स्टैंजा में कौन सी चीज़ इमेजिन हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से, अगर आप यही पूरी स्लाइड लर्न कर लोगे या अच्छी तरह से समझ लोगे, आपकी पोम जो है आपको क्लियर हो जाएगी, मतलब ये पोम आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि she dreams of drifting blissfully in a turbulent emerald sea. Here she would be the sole inhabitant, completely free. यहाँ पर वो completely free अपने आप को फील कर रही है। The mother then asks Amanda about her homework and if she has tidied her room. She also reminds Amanda to clean her shoes. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे जाके उसकी मदर उसको कह रही है क्या तुमने अपना रूम साफ किया, क्या तुमने अपने शूज साफ किए, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। फीलिंग कंट्रोल्ड, अमांडा विशेस शी वर एन ऑर्फन। अब यहाँ पर वो क्या फील कर रही है, इन नेक्स्ट स्टैंजा शी वाज फीलिंग एन ऑर्फन, क्या वो ऑर्फन होती, वो ये चीज़ को फील करती है। She imagines roaming freely on the streets. वो अपने आप को अकेले स्ट्रीट पर घूमते हुए इमेजिन कर रही है। She sees herself drawing pattern in soft dust with her bare feet. अब वहाँ पर वो अपने आप को जो है क्या फील कर रही है कि वो एक सॉफ्ट डस्ट पर जो है ड्राइंग कर रही है with her bare feet, नंगे पैरों से। The silence and freedom in this imagined life seems sweet to her. अब यहाँ पे जो शांति और फ्रीडम है ये एकदम जो है क्या फील करवा रहा है, उसको स्वीट फील करवा रहा है।
Amanda's mother warned her not to eat chocolate, रिमाइंडिंग हर अबाउट एक्ने। उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके फेस पे एक्ने है, इसलिए उसकी मम्मी याद दिलवा रही है कि तुम्हारे फेस पर एक्ने है, चॉकलेट मत खाओ। ठीक है। शी ऑल्सो डिमांड्स अमांडास अटेंशन व्हेन शी इज स्पीकिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक और चीज़ डिमांड करती है अमांडा से कि जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम मुझे सुनो, मेरे तरफ अटेंशन करो, अटेंशन फील करो। ठीक है। अमांडा अगेन रिट्रीट्स इनटू फैंटेसी। वो फिर से एक नई अपनी दुनिया में, इमेजिनेशन में, स्टोरी में आ जाती है। शी पिक्चर्स हरसेल्फ एज रुपेंजल। अब यहाँ पर वो किसको इमेजिन कर रही है, अपने आप को रुपेंजल। एक छोटा सा हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्टली वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है, फर्स्ट स्टैंजा वो अपने आप को इमेजिन करती है एज अ मरमेड which is drifting blissfully in a turbulent emerald sea. सेकेंड में वो अपने आप को एन ऑर्फन इमेजिन करती है। एंड थर्ड में वो अपने आप को एक रुपेंसिल इमेजिन करती है। लिविंग कामली इन अ हाई टावर। वो अपने आप को रुपेंसिल इमेजिन करती है जो एक ऊंचे सी बिल्डिंग में, ऊंचे से टावर में रहती है। रुपेंसिल इन हर माइंड हैज नो वरीज। जो उसके दिमाग में रुपेंसिल है, उसके दिमाग में कोई भी वरीज नहीं है। ठीक है। Amanda decides she would never let down her bright hair. This prevents anyone from reaching her and disturbing her peace. वो कहती है मैं कभी भी अपने बालों को जो है नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि उससे कोई चढ़ के ऊपर आ सके और उसके पीस को और उसकी कामनेस को वो डिस्ट्रॉय कर सके या डिस्टर्ब कर सके। Finally, Amanda's mother tells her to stop sulking. She accuses Amanda of being moody. वो accuse क्या करती है अमांडा को कि तुम बहुत moody हो अमांडा। accuse का मतलब होता है उसको दोषी, ऐसा बोलना कि तुम ऐसी क्यों हो। ठीक है। Mother fears other might think she nag Amanda too much. This stanza shows the mother's concern about her image rather than Amanda's feeling. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मदर को डर ये लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं अमांडा को इतना ज़्यादा जो है नाग करती हूँ। अब यहाँ पर उसको अमांडा की फीलिंग्स की कदर नहीं हो रही है, अब यहाँ पर उसको अपनी रेपुटेशन की कदर हो रही है कि कहीं मेरी जो यहाँ पर रेपुटेशन है, वो मेरी जो यहाँ पर इमेज है, वो कोई अच्छी इमेज बन रही है, गंदी इमेज। उसको इस चीज़ की परवाह हो रही है, उसको ये नहीं हो रहा कि मेरी बेटी की फीलिंग्स पर क्या असर पड़ रहा है या क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। अमांडा रिमेन्स साइलेंट, शोइंग हर सप्रेस्ड इमोशन एंड साइलेंट द पोम एंड विदाउट रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब यहीं पे जो है अमांडा लास्ट में जो है फिर से वही चुपचाप बैठी रहती है, अपने आप को इमेजिन करती रहती है और यहीं पर पोम ख़त्म हो जाती है विदाउट रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे बिना ही यहाँ एंड हो जाती है। ठीक है। अब ये जो स्टोरी का एंड, यहाँ पे पोम का एंड हुआ है, आपको इस पे भी आ सकता है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे किया वैसे किया, कॉन्फ्लिक्ट क्या यहाँ पर जो है सॉल्व हो गया, तो आप लिखोगे नहीं सॉल्व नहीं हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही एंड हो गया था। एंड में हुआ क्या था कि उसकी मदर को जो है अपनी इमेज की परवाह हो गई थी कि मेरी इमेज क्या अच्छी बन रही है, यहाँ पर मैं उसको इतना नैग करती हूँ, क्या मेरी इमेज अच्छी बन रही है यहाँ पर या नहीं, बल्कि उसको परवाह होनी चाहिए थी उसकी बेटी की फीलिंग्स की, इमोशंस की। ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ पे लिख दो। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर आप मेरी बात ना ध्यान से सुन लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ में मार्क नहीं किया है, बट आपको मैं जो इसकी PDF प्रोवाइड करवाऊँगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वहाँ पर इसकी पूरी स्लाइड्स आ जाएंगी। ठीक है। पोस्ट कर दूँगी मैं वहाँ पर, जो इसकी स्लाइड्स आएंगी वहाँ पर मैं जो है मार्क कर दूँगी पूरा कि जौन जौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स है फ्रॉम योर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव या फ्रॉम योर टेस्ट परस्पेक्टिव, कि आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने कैसे उसको अटैम्प्ट करके लिखना है, वो लाइन्स मैं इसकी पूरी मार्क कर दूँगी, आप उसको सही से पढ़ लेना।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यस माय लवली स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये मैसेज ऑफ द पोम अमांडा। अब यहाँ पे जो अमांडा का पोम का मैसेज है हम उसको ये भी रीड कर लेंगे, इससे आपको सभी इसके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। द पोम अमांडा कन्वेज। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी आपको बोला जाएगा या जब भी आपको कुछ स्टार्ट करना होगा फ्रॉम द पोम्स नेम, तो नेम के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पोम की अगर आप नेम देखो तो उसके बाद अमांडा के बाद उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपका जो है यहीं से 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। चलिए, the poem Amanda conveys the message that children need freedom, understanding and emotional space to grow. अब ये मैसेज क्या कन्वे कर रहा है कि हर बच्चे को जो है अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, इमोशंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फ्रीडम चाहिए उसको अपना ग्रो होने के लिए। रॉबिन क्लाइन, who is the poet of this poem, is highlighting how constant instruction and excessive control can make a child feel frustrated, unheard and emotionally suffocated. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो constant instruction, लगातार जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, एक्सेसिव कंट्रोल किया जा रहा है बच्चे के ऊपर, वो कैसे उस बच्चे को फ्रस्ट्रेट फील करा सकता है, अनहर्ड एंड इमोशनली सफोकेटेड फील करवा सकता है। Through Amanda's imagination, the poet shows that when children are repeatedly corrected and not allowed to express themselves, they escape into a world of fantasy to find peace. A very important line here. आप ये पूरी स्लाइड ही वैसे लर्न कर लेना, आपको हेल्प होगा। क्या है वो? Through Amanda's imagination, अमांडा की इमेजिनेशन में हम देख रहे हैं, the poet shows, पोर्ट दिखाते हैं कि when children are repeatedly corrected, वो जब लगातार उनको करेक्ट किया जाता है और नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस themselves, और उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, तब क्या होता है? दे एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी टू फाइंड पीस। तब वो अपने आप को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर उनको पीस फील होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर वो पहले अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही है, फिर वो ऑर्फन इमेजिन कर रही है, एंड देन वो किसको इमेजिन कर रही है? पेंसिल को एज हर। ठीक है, द पोम रिमाइंड्स पेरेंट्स दैट डिसिप्लिन शुड बी बैलेंस्ड विद एम्पैथी। जो डिसिप्लिन है वो एम्पैथी के साथ ही बैलेंस होना जरूरी है। ये पोम यहाँ पे रिमाइंड करवा रही है पेरेंट्स को। इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट नैगिंग, चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड विद लव, पेशेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट नैगिंग, लगातार नैगिंग करने की बजाय बच्चों को कैसे रखना चाहिए, कैसे गाइड करना चाहिए? लव के साथ, पेशेंस के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लव होना चाहिए, ठीक है, तभी पेशेंस होना चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी एक बच्चा अच्छी तरह से ग्रो होता है और उसको अच्छी गाइडेंस मिलती है। तभी वो कभी भी अपने आप को ऐसे किसी भी वर्ल्ड में इमेजिन नहीं कर पाता। ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड। The poet emphasizes that emotional well-being is as important as good habits. इमोशनल वेलबींग भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है एज जैसे गुड हैबिट्स। ठीक है, एंड पेरेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट अ चाइल्ड। पेरेंट्स को जो है अपने चाइल्ड की फीलिंग की और इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ से हमारी जो है ये मैसेज भी कंप्लीट होता है। एक बार ये आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना, आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस पे बढ़ते हैं। नाउ द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोम अमांडा। अब यहाँ पर अमांडा के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, बट आप डाल देना। It is important for students to know about the poetic devices used in poem. Question on poetic devices generally appear in CBSE class 10 board exam. Robin Klein uses several poetic devices to enhance the poem's impact. ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। फर्स्ट इज एल्यूशन। एल्यूशन यूज हुआ है, फिर रेपिटेशन यूज हुआ है, राइम स्कीम यूज हुई है और मेटाफर यूज हुआ है। ठीक है, और ये जक्स्टापोजिशन यूज हुई है।
एल्यूजन क्या होता है? द पोम रेफर्स टू माइथोलॉजिकल एंड फेरी टेल कैरेक्टर्स, mermaid, Rapunzel. This show Amanda's imaginative escape. Repetition, phrase uh, the phrase Amanda is repeated at the end of many lines. This emphasizes the mother's constant nagging. ठीक है, राइम स्कीम क्या होती है? द मदर्स लाइन्स ऑफन फॉलो एंड AABA राइम स्कीम. Amanda's fantasy lines uses a CCC rhyme scheme, setting them apart. फिर ये आ जाती है metaphor. Face like silence is golden and freedom is sweet. Use metaphors to describe Amanda's longing. ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो है पोइटिक डिवाइस भी खत्म हो जाती है. आप एक बार इसको और रीड कर लेना क्या क्या यूज हुआ है यहाँ पे. एल्यूजन, रेपिटेशन, राइम स्कीम, मेटाफर एंड जक्सटापोजिशन. ठीक है, जक्सटापोजिशन रहेगा ना वो पढ़ना. द रियल वर्ल्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टेड विद अमांडास इमेजिन्ड वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम. जब दो वर्ल्ड जो है कंस्ट्रक्टेड हो रहे हो वहाँ पे यूज होती है जस्टापोजिशन. ठीक है, एल्यूजन क्या है? जो एल्यूजन अपने आप को क्रिएट करना कि आप मरमेड हो, आप रेपुंज़ल हो, ऐसा. रेपिटेशन, किसी चीज़ की रेपिटेशन होना. राइम स्कीम जैसे AABB, ये तो आपको पता ही है, ये कॉन्ट्रास्ट होना दो वर्ड्स के बीच में. मेटाफर वी ऑल नो, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. ऐसे मेटाफर्स का यूज़ होना, ये होते हैं हमारे पोइटिक डिवाइसेस. आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी. इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट. आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आ गया होगा. इफ इज देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज इनफाइनाइट माइंड्स. मिशन शिक्षा सीखो बढ़ो जीतो विद अस. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.